स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन्स की। यह क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है। वर्तमान परिदृश्य में आप वैक्सीन के बारे में बहुत अधिक सुने होंगे, चाहे वो कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए जाने वाले वैक्सीन्स की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये वैक्सीन है क्या, इसका इतिहास क्या रहा है, साथ ही एक आइडियल वैक्सीन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और कितने प्रकार की वैक्सीन्स पाई जाती है, इन पर आज हम चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन, अगर आप इस डायग्राम को अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि मनुष्य के चारों ओर जो वातावरण पाया जाता है, इस वातावरण में अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे ये वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या अन्य दूसरे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव जब मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो शरीर पर अनेक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब ये हानिकारक प्रभाव कभी कभी घातक होते हैं, संक्रामक होते हैं, जिससे लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। लाखों की संख्या में लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इन परिस्थितियों से बचने के लिए वैज्ञानिक इन संक्रामक रोगों के, घातक रोगों के उपचार का औषधि तलाशते हैं, और औषधि तो इनको मिल जाती है। और जब इनको औषधि मिल जाती है तो उससे रोग भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता है, परंतु पूर्ण रूपेण इस रोग पर रोक नहीं लगती है। यह पुनः कभी भी जो है अपना प्रभाव दिखा सकता है। तब इस समस्या का हल करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा दूसरे प्रकार की औषधि की खोज की गई और इन औषधियों को नाम दिया गया वैक्सीन। तो चलिए देखिए वैक्सीन होते क्या हैं। एक्चुअल में वैक्सीन की जब हम बात करते हैं तो वैक्सीन एक ऐसी औषधि होती है जिसमें रोग उत्पन्न करने वाला जीव, वैक्सीन एक ऐसी औषधि होती है जिसमें रोग उत्पन्न करने वाला जीव क्षीण अथवा निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि वैक्सीन के अंदर रोग उत्पन्न करने वाला जीव होता है जो मनुष्य के शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। वैक्सीन को व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर में वैक्सीन को प्रविष्ट कराने की जो क्रिया है वह क्रिया वैक्सीनेशन कहलाती है या टीकाकरण कहलाती है। वर्तमान समय में वैक्सीन का सर्वाधिक जो प्रचलित रूप है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन है। भारत में 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है, अब 3 प्रकार की हो चुकी है, चूंकि रूस से आने वाली स्पुतनिक भी इसमें शामिल हो चुकी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, वैक्सीन की खोज का श्रेय कहाँ रहा। वैक्सीन की खोज का श्रेय जो है एडवर्ड जेनर को जाता है, जिन्होंने सन 1796 में चेचक के टीके के रूप में इसका आविष्कार किया था। अगर हम एडवर्ड जेनर की बात करें तो जेनर ने 18वीं शताब्दी में देखा कि लाखों लोग चेचक नामक बीमारी के कारण मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। अतः उन्होंने इस बीमारी से रक्षा एवं उपचार से संबंधित अनुसंधान कार्य की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी नोट की कि जो ग्वाले होते हैं, मिल्कमैन जो होते हैं, गायों को चराने और उनके मध्य अधिक समय व्यतीत करने वाले व्यक्ति इस महामारी का शिकार कम होते हैं। अतः उन्होंने इन ग्वालों के परीक्षण के दौरान पाया कि उनके शरीर में काउपॉक्स वायरस पाए जाते हैं। काउपॉक्स वायरस पाए जाते हैं जो कि चेचक के विषाणुओं से उनकी सुरक्षा करते हैं। और इसी निष्कर्ष के आधार पर एडवर्ड जेनर ने 14 मई सन 1796 को काउपॉक्स विषाणु से संक्रमित व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकालकर उसे चेचक रोगी के शरीर में प्रविष्ट कराया। उन्होंने देखा कि कुछ समय पश्चात यह चेचक रोगी पूर्णतः ठीक हो गया है और फिर अपने जीवन काल में वह कभी भी
चेचक से पीड़ित नहीं हुआ और यहीं से टीके के इतिहास का कार्य चालू हुआ। 6 जुलाई 1885 में लुई पास्चर ने टीकाकरण का प्रथम प्रयोग किया। और आगे चले तो हम ये देखते हैं कि सन 1950 से 1970 के बीच का जो समय है वैक्सीन का स्वर्णयुग माना गया, क्योंकि इस दौरान पोलियो, खसरा, मम्स एवं रूबेला जैसे रोगों के प्रति रक्षात्मक क्षमता उत्पन्न करने के लिए वैक्सीन का निर्माण कर लिया गया। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न महामारी को रोकने के लिए भी टीका बना दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक आदर्श वैक्सीन में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखिए, एक आदर्श वैक्सीन उसे माना जाता है जिसका शरीर पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है तथा इसी शरीर के लिए वह मिसेला नहीं होता है। अर्थात एक आदर्श वैक्सीन कौन होना चाहिए? पहली बात कि इसका शरीर पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तथा शरीर के लिए यह विषैला नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, शरीर के प्रतिरक्षात्मक तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इम्यून सिस्टम पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसके द्वारा लंबी अवधि तक शरीर की प्रतिरक्षा होनी चाहिए। एक बार टीका लगाने के बाद कई वर्षों तक प्रतिरक्षा शरीर की होनी चाहिए। चौथी बात, इसके उपयोग की तकनीक सरल एवं दर्द रहित होनी चाहिए। इसके उपयोग की तकनीक सरल एवं दर्द रहित होनी चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण बात, यह सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए। यह सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए ताकि समाज के सभी लोग इसका उपयोग कर सके। एक और महत्वपूर्ण बात कि इसके द्वारा संपूर्ण शरीर की प्रतिरक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शरीर के किसी एक भाग की तो रक्षा हो जाए लेकिन संपूर्ण शरीर की प्रतिरक्षा ना हो, तो टीका ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर की प्रतिरक्षा होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि इसकी अल्प मात्रा ही शरीर की प्रतिरक्षा करने में सक्षम होनी चाहिए। इसकी अल्प मात्रा ही शरीर की प्रतिरक्षा करने में सक्षम होनी चाहिए। चलिए, आपने देखा कि एक आइडियल वैक्सीन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में हजारों प्रकार के वैक्सीन का निर्माण कर लिया गया है, लेकिन इन सभी प्रकार के वैक्सीन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है परंपरागत वैक्सीन, दूसरा है परिष्कृत या परिशोधित एंटीजन वैक्सीन और तीसरा है पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेट वैक्सीन। परंपरागत वैक्सीन, परिष्कृत या परिशोधित एंटीजन वैक्सीन और तीसरा है पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो चलिए इनको हम समझते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत वैक्सीन की, कन्वेंशनल वैक्सीन की बात करते हैं। परंपरागत वैक्सीन के अंतर्गत उन वैक्सीन को सम्मिलित किया गया है, इसके अंतर्गत उन वैक्सीन को सम्मिलित किया गया है जिनमें संपूर्ण रोगजनक जीव का उपयोग टीके या वैक्सीन के रूप में किया जाता है तथा इन्हें जीव के शरीर का अथवा शरीर कोशिकाओं के अंदर इनको उत्पन्न किया जाता है। देखिए, अगर मान के चलिए कोई रोग उत्पन्न करने वाला कारक है तो उस संपूर्ण कारक का उपयोग जो है टीके या वैक्सीन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको मनुष्य के शरीर के अंदर या कोशिकाओं के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है। परंपरागत वैक्सीन जो है ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली चीज जीवित वैक्सीन और दूसरी होती है निष्क्रियकृत वैक्सीन। तो जीवित वैक्सीन क्या होती है? देखिए, ऐसी वैक्सीन का निर्माण अत्यंत क्षीण अथवा अविषाक्त रोगजनक से किया जाता है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं कि लाइव वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी वैक्सीन जिसका निर्माण अत्यंत क्षीण अथवा अविषाक्त रोगजनक से किया जाता है तथा उन्हें जीवित अवस्था में ही जीवों के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, जीवित वैक्सीन कहलाती है। इस प्रकार की वैक्सीन व्यक्ति के जीवन पर्यंत रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि अधिकांश विषाणु वैक्सीन, वायरस की वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, MMR वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आदि वैक्सीन। अब चलिए हम बात करते हैं निष्क्रियकृत वैक्सीन को कि निष्क्रियकृत वैक्सीन से पहले लाइव वैक्सीन आप लोगों ने समझा, जिसमें हमने जाना कि इसका निर्माण अत्यंत क्षीण अथवा अविषाक्त रोगजनक से किया जाता है, पैथोजन से किया जाता है और जीवित अवस्था में ही इसे
शरीर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं निष्क्रियकृत वैक्सीन की। निष्क्रियकृत वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसी वैक्सीन को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें नष्ट किए गए अथवा निष्क्रिय किए गए पैथोजन से प्राप्त किया जाता है। देखिए दोनों में अंतर आ गया कि इसके अंतर्गत ऐसी वैक्सीन को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें नष्ट किए गए अथवा निष्क्रिय किए गए पैथोजन रोगाणु से प्राप्त किया जाता है या बहुत कम समय तक प्रभावी होती है, अतः ऐसी वैक्सीन को बार बार यूज करना पड़ता है, बार बार लगाना पड़ता है, जैसे कि अधिकांश जीवाणु वैक्सीन तथा कुछ वायरस वैक्सीन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं परिष्कृत या परिशोधित एंटीजन की। परिष्कृत या परिशोधित एंटीजन के अंतर्गत ऐसी वैक्सीन को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें संबंधित रोगजनक से पृथक किए गए शुद्ध एंटीजन से तैयार किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि परिष्कृत या परिशोधित एंटीजन के अंतर्गत उन वैक्सीन को शामिल किया जाता है जिन्हें संबंधित रोगजनक से पृथक किए गए शुद्ध एंटीजन से तैयार किया जाता है। इस प्रकार की वैक्सीन में जीव को शरीर में प्रविष्ट नहीं कराया जाता। इस वैक्सीन की उत्पादन लागत काफ़ी अधिक होती है तथा इस श्रेणी के कुछ वैक्सीन की प्रतिरक्षात्मक क्षमता भी कम होती है, अर्थात रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह भी कम होती है, जैसे कि मेनिनजाइटिस एवं निमोनिया के बचाव हेतु तैयार की गई पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की वैक्सीन की, जिसका नाम है पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इसके अंतर्गत उन सभी वैक्सीन को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से तैयार किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के अंतर्गत उन सभी वैक्सीन को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें रिकॉम्बिनेंट तकनीक के द्वारा तैयार किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा तैयार किया जाता है। यह वैक्सीन एक प्रकार की प्रोटीन अथवा रोगजनक से उत्पन्न होने वाली प्रोटीन का निर्माण करने वाली जीन होती है। प्रोटीन होती है या जीन होती है ऐसी जीन जो एक प्रोटीन का निर्माण करती है, जो रोगजनक से रक्षा करती है। देखिए बहुत सारी जो प्रोटीन होती है उनमें प्रतिरक्षात्मक क्षमता पाई जाती है और ऐसी ही प्रोटीन का निर्माण करने वाले जीवों को पहचान कर उन्हें रोगजनक से पृथक किया जाता है और जीवाणुओं जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई अथवा अन्य समुचित पोषक के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है और ऐसी प्रोटीन का निर्माण किया जाता है और फिर इनको अलग करके, ऐसी प्रोटीन को अलग करके परिशोधित करके उन्हें फिर वैक्सीन के रूप में लगाया जाता है। तो ये जो वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहलाती है। केवल यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात की ये है कि ऐसी वैक्सीन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा तैयार की जाती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहलाती है। यह वैक्सीन भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अब ये दो प्रकार की कौन कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन और दूसरा है डीएनए वैक्सीन। कौन कौन सी दो प्रकार की है? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन दो प्रकार की कौन कौन सी है भाई? रिकॉम्बिनेंट पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, एक आइडियल वैक्सीन के कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और साथ में वैक्सीन कितने प्रकार की होती है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के तरफ और नया टॉपिक हमारा होगा टीकाकरण पर। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।